नमस्कार। मैं राजीव पराशर, एडिटर प्लाई रिपोर्टर मैगजीन। प्लाई रिपोर्टर के फेसबुक पेज पे जितने भी व्यूवर्स हैं उनका मैं वेलकम करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, पिछले दिनों मटेशिया एग्जीबिशन के दौरान इंडिया इंटीरियर रिटेलिंग के फोरम पे बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कशन हुआ। उसी कड़ी में आज एक पैनल है जिसमें यंग जनरेशन के पैनलिस्ट हैं, जिसका टॉपिक था मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल और रिटेलिंग, जिसके ऑफलाइन स्पॉन्सर पार्टनर प्रोवो को लिया था। और इस पैनल पे जो इंडस्ट्री के यंग जनरेशन के लोग ने अपनी बात रखी थी, मैं उनके बारे में थोड़ा बता दूं। मिस्टर अंकित मुनका, ये डायरेक्टर हैं साबूरी प्लाई कोलकाता से। दूसरे जो पैनलिस्ट थे मिस्टर रोहित अग्रवाल, डायरेक्टर सुपा लैमिनेट दिल्ली से। उसके बाद शुभम अग्रवाल, ये डायरेक्टर हैं सुबनेन इम्पैक्स एलएलपी न्यू दिल्ली से। और मिस्टर अभिषेक अग्रवाल, ये प्रोप्राइटर हैं सिंगल डेकोर अहमदाबाद से। और इस पैनल पे एक्सपर्ट के तौर पे मिस्टर जेएल आहूजा थे, जो डायरेक्टर आइका लैमिनेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इंडियन लैमिनेट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के बोर्ड मेंबर हैं। तो सभी का मैं इस पैनल पे स्वागत करता हूं। और आगे देखते हैं, सीधा रिकॉर्डेड ये वर्जन है जो आईआर में हुआ था, रिकॉर्डेड वर्जन का ये ऑनलाइन लाइव। तो आप लोग अपना राय ज़रूर भेजिएगा। सभी को नमस्कार। तो सबसे पहला सवाल अंकित जी से है। अंकित जी, आपके फादर होलसेल बिजनेस में एक कलकत्ता या पूरे ईस्ट जोन की बात करें तो शाही प्लाईवुड एक बड़ा ही बड़ा नाम है और उसको और भी बड़ा करने की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन आपने मैन्युफैक्चरिंग को चुना। देखिए, बहुत सारे यंग ब्लड इस को सुनेंगे और बहुत सारे इसका वीडियो भी हम लोग बाद में जारी करेंगे, ताकि बाकी यंग ब्लड जो नहीं आ पाए उनको भी इसका, आपके इस व्यू का फ़ायदा मिले। उन लोगों के मन में भी एक शंका रहती है कि इंडस्ट्री में जाएं, होलसेल में जाएं, रिटेल में जाएं, इस तरह के चैलेंजेस होते हैं। तो आपने होलसेल से मैन्युफैक्चरिंग में जंप किया, एक बहुत ही शानदार फैक्ट्री आपने लगाई और एक बहुत ही कम समय में आपने शाबूरी ब्रांड को इंडिया के मार्केट में सक्सेसफुल एस्टैब्लिश किया। तो कौन सा ऐसा फैक्टर्स था जो आपको इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया? थैंक यू राजीव जी। गुड इवनिंग एवरीवन। आई फील रियली ऑनर्ड कि आप लोगों ने इस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया एंड प्लाई रिपोर्टर ने आई थिंक ये ट्रिमेंडसली पुल ऑफ कर लिया है पूरा चीज़ को बहुत अच्छे से। थैंक यू। वाई मैन्युफैक्चरिंग? तो आई थिंक मैंने अपने कुछ साल के होलसेल के जो एक्सपीरियंस है उसमें ये समझा कि धीरे धीरे इंडस्ट्री में मिडिलमैन एलिमिनेट हो रहे हैं, मार्जिन्स कम हो रही हैं होलसेल लेवल पे, और मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर ये कॉन्सेप्ट आ रहा था। इनफैक्ट बड़े ब्रांड्स भी प्रेफर कर रहे थे कि रिटेलर्स को डायरेक्टली माल दें। ए ग्रेड के जो रिटेलर्स हैं, जो टॉप रिटेलर्स हैं, वो ऑलवेज प्रेफर करते हैं कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लें बिकॉज ऑफ द प्राइस इशू एंड ऑल्सो देयर इज़ अ ईगो समवेयर कि वो होलसेलर से लेना पसंद नहीं करते हैं। तो थोड़ा मुझे लग रहा था कि जिस पोजीशन पे हम थे वहाँ से और स्केल करना ऑन एन ऑर्गेनाइज लेवल ये पॉसिबल नहीं दिख रहा था उतना। तो उस आई थिंक सरफेस डेकोर में ये पॉसिबल है। सरफेस डेकोर में होलसेलिंग इज स्टिल अ वेरी गुड ऑप्शन एंड धीरे धीरे इमर्ज भी कर रहा है। बट प्लाईवुड में मुझे सो प्राइमरीली आई थॉट कि ऑर्गेनाइज बिजनेस में घुसने के लिए मैन्युफैक्चरिंग ही सबसे सूटेबल ऑप्शन होगा। एंड उस समय क्या है, आई थिंक अच्छे क्वालिटी प्लाईवुड की डिमांड थी। आई थिंक आफ्टर फर्स्ट नंबर 1 एंड 2 ब्रांड्स के बाद में सारे फिर काफ़ी लंबा गैप था, तो गैप भी फुलफिल करना था और उसी विजन के साथ फिर मैंने स्टार्ट किया और आई थिंक रिजल्ट भी मुझे अच्छा ही मिला है। इनफैक्ट मेरे जैसा कि आप बता रहे थे, होलसेल तो हमारा डेफिनेटली 20 ईयर्स से हम कर ही रहे हैं, पर मेरे फादर को 30 ईयर्स का प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस भी है। सो आई थिंक वो मुझे बहुत बड़ा, वो मेरे लिए बहुत बड़ा फैक्टर था। उनका जो मेंटरशिप और जो सपोर्ट था और उनकी जो एक्सपीरियंस थी कि कैसे प्लाईवुड, कैसे कैसे जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, काफ़ी सारे बॉटल नेक्स रहते हैं जिसको चैलेंज को ओवरकम करना पड़ता है, तो वो सब थे। फिर आई थिंक स्केल आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो एज अ मैन्युफैक्चरर। आप डिसेंट्रलाइज हो जाते हो तो इंडिया में कहीं भी, इनफैक्ट ग्लोबली भी आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो।
प्राइस इशू रहता ही है, तो ऑन अ होलसेल लेवल वो आप कर नहीं सकते हो, तो दैट्स व्हाई आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग एक फैक्टर था। थैंक यू। अंकित जी का कुल मिलाकर ये कहना है कि प्लाईवुड के ट्रेड में होलसेलर का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट नहीं है, डेकोरेटिव में है, यही है ना? इसीलिए आपको ये लगा कि अब प्लाईवुड का होलसेल बिजनेस को अगर नेक्स्ट जनरेशन पे ले जाना है, एक लिमिटेशन है। हालांकि डेकोरेटिव में ये लिमिटेशन नहीं है, और आपने उस चीज़ को चुना क्योंकि आपको अपना स्केल बड़ा करना था। तो ये अंकित जी का बहुत ही ऑनेस्ट जवाब है। अगले हमारे जो पैनलिस्ट हैं, रोहित जी, आपका भी कहीं ना कहीं सिमिलर ट्रैक है। पिताजी का होलसेल का बिजनेस, हालांकि थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग में भी आप लोग हैं, लेकिन आप एक मैन्युफैक्चरिंग में लैमिनेट इंडस्ट्री में आए, आपको क्या इंस्पायर किया? थैंक यू राजीव जी, थैंक यू प्रगत जी। IIR आपका इवेंट वर्किंग मतलब लाइक इट्स अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म एंड वेरी मोटिवेटिंग प्लेटफॉर्म फॉर आवर इंडस्ट्री। आई थिंक लास्ट ईयर आपने ये शो करा था और दिस टाइम यू आर गोइंग ऑन अ वेरी बिगर स्केल एंड दिस विल बी अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन आवर इंडस्ट्री इन फ्यूचर। सो ऑल दी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इसको लेके, एंड आई थिंक वी शुड मूव ऑन विद अ बिगर स्केल नेक्स्ट टाइम। एंड अब आपके पॉइंट पे, या हम लोग भी एक होलसेल बैकग्राउंड से हैं, हमारी जनरेशन्स होलसेल में थी, हम लोगों ने प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग में भी कुछ हमारी सिस्टर कंसर्न्स थी। जहाँ तक आपका कहना था कि उसके अंदर होल व्हेन वी एंटर्ड इनटू मैन्युफैक्चरिंग पर्टिकुलरली मी, तब ऐसा फेज नहीं था कि होलसेलर का रोल कम होता जा रहा था, जो कि आज फील होता है। लेकिन जस्ट फॉर डाइवर्सिफिकेशन, वी ऑलरेडी हैड प्लाईवुड फैक्ट्री, प्लाईवुड की ट्रेडिंग भी थी। डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमें कोई ऑप्शन था तो हम लोग ने लेमिनेट चूज़ करा। लेमिनेट की एक तो ब्रांडिंग एक पैन इंडिया वर्किंग है। अभी इससे पहले वाले सेशन में ऑस्टिन से निशांत जी ने कहा कि प्लाईवुड का सेक्शन आप एक जोनल एरिया से भी एक अच्छे लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन डेकोरेटिव एंड पे आपको पैन इंडिया का एक ऑप्शन ओपन होता है, और डेकोरेटिव एंड आपको एक इंडिया में एक आपकी एक ब्रांड इमेज क्रिएट करने को बहुत अच्छा एक ऑप्शन देता है। तो उसकी वजह से हमने डेकोरेट फील्ड को चूज़ करा। और डेकोरेटिव फील्ड में आहूजा जी बैठे हैं, उनको भी पता है कि आज हमारे पास एक फ्यूचर का एक्सपोर्ट का स्कोप भी बहुत बड़ा है। सो आई थिंक आज अगर हम इस फील्ड में जाते हैं लैमिनेट इंडस्ट्री में, इट्स नॉट जस्ट जोनल इंडिया बट वर्ल्ड। सो इस एक्सपोजर को देखते हुए आई थिंक कि हम लोग जो होलसेल से लैमिनेट लाइन में आए, डेकोरेटिव लाइन में, दिस वॉज अ वेरी गुड ऑप्शन एंड वी आर गोइंग गुड इन दैट। थैंक यू, थैंक यू। रोहित जी का ये कहना है कि हमें पैन इंडिया बढ़ना था और बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना था, इसलिए हम आए इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। बहुत ही ऑनेस्ट इन्होंने रिप्लाई किया। हालांकि आप लोगों से सवाल भी पूछेंगे लोग, कई लोग मुस्कुरा रहे हैं। अगला सवाल शुभम जी आपसे है। शुभम जी जो दिल्ली में शुभनैन इम्पैक्ट है, मनोज अग्रवाल जी काफ़ी एक नोन बिजनेसमैन हैं, होलसेलर हैं, उनका एक अच्छा रिलेशन है, पीआर है, उनके शन है, और रिसेंटली इन्होंने टाटा टाटा में जॉब करते थे और ये ज्वाइन किए हैं। शुभम जी, आप इस इंडस्ट्री को बाहर से देखते आ रहे हैं, होलसेल रिटेल, आपका प्रेफरेंस क्या है एज ए बाहर से? क्योंकि आपने देखा तो है बिजनेस, और बाहर से पिताजी को भी देखा है, फैमिली को देखा है बिजनेस करते हुए, तो आपका प्रेफरेंस क्या है और क्यों है जी, होलसेल रिटेल? Thank you, Rajiv sir, Fly Reporter team. It's an honor to be here. As an outsider, my basic knowledge of retail or wholesale was very different. So I've generally heard these terms, or this is quite used extensively in the FMCG sector. So retail and wholesale, these two are very important in the distribution channel. But as an insider, before we come to any conclusion, let me just point out a couple of parameters that I think we should debate upon. Firstly, like when you talk about a wholesaler or reseller, the one thing that comes to my mind is the ownership of the brand. So wholesaler के पास ownership of the brand थोड़ी ज़्यादा रहती है as compared to the retailer. Secondly, you talk about the resource investment. So when you talk about a wholesaler, so उसका resource investment is quite high as compared to a retailer. But on the other hand, customer connection वो retailer के पास ज़्यादा strong hold रहता है and wholesaler only deals with the dealer. Then you talk about geolocation of a geospecific location of the wholesaler or a retailer. So there can be a n number of retailer in a particular area, but एक wholesaler को एक particular area में establish होना पड़ेगा so that वो अपना product wholesale कर सके to all the dealers.
तो अगर इन सब पॉइंट को अगर हम देखें तो यू विल फाइंड आउट कि देयर आर मेनी एंट्री बैरियर्स एंड रिस्क इन्वॉल्व इन दी होलसेल बिजनेस एज कंपेयर टू द रिटेलर. So if you talk about if a particular new generation is venturing into our business, so a basic idea would be to start a retail outlet, have a mix and match of commodity and a decorative products and go ahead with it. But personally what I feel is that wholesale market in the surface or the decorative industry is the untapped segment as of now. So अगर आप दोनों स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग है, देन एक तरफ रिटेल है, सो देयर आर n number of people already involved. Secondly, competition बहुत ज़्यादा है. But wholesale segment in the highlighter industry अभी भी एक बहुत अच्छा space है. So इसके अंदर हमें एक part और भी सोचना पड़ेगा कि all the big brands, they won't give you the exclusivity. They won't give you the wholesale part of their business. So you have to find out a new product, एक नया business, आपको एक नया brand देखना पड़ेगा जो आपको specific location देख सके. एंड देन जब आप सेंटर में रहोगे इन दिस इंडस्ट्री, देन आप दोनों फेसेस को देख सकते हो. मैन्युफैक्चरिंग वेयर यू हैव मच मोर कंट्रोल ऑन द प्रोडक्ट पार्ट एंड द रिटेल वेयर यू कैन लिसन अबाउट द कस्टमर इश्यूज एज वेल. तो अगर मैं सरफेस इंडस्ट्री की बात करूं तो होलसेल इज व्हाट आई वुड प्रेफर. मतलब डेकोरेटिव बिजनेस में आपका ये कहना है कि होलसेल में आप बहुत कुछ करने की अपॉर्चुनिटी है. हालांकि अंकित जी ने भी शुरू में कहा कि प्लाईवुड में नहीं है. प्लाईवुड में होलसेलर को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी लिमिटेड हो गई और डेकोरेटिव में बहुत ही संभावना है, इसलिए आप होलसेल प्रीफर करेंगे. अगला सवाल पूछेंगे कि उसको कैसे करना है. अभिषेक जी, आपसे सवाल है. आप बहुत कम समय में रिटेल में आपने एक बहुत ही अच्छा आपने परफॉर्म किया. आप वेनियर करने लगे, लैमिनेट करने लगे. अगर हम आपके फादर्स के बिजनेस को देखा जाए, फादर्स चाचा जी लोगों का, तो एक ट्रेडिशनल प्लाईवुड होलसेलर थे. तो क्या अंकित जी की बात आप पहले ही समझ चुके थे या आपने कैसे किया? So thank you for having me in this panel, and just one line about this exhibition. I was talking to one of the exhibitor today, and I won't take the name, but it's quite big brand, and I asked how's the response, kaisa chal raha hai. I was like, yeah, they have actually opened the entire magazine and put it in exhibition hall. I think this is a big compliment for Ply Reporter, and what a great show you guys have pulled up. Coming back to the question. Obviously, our fathers and our uncles, what they have created is remarkable, and we have always got the benefit of their experience in terms of understanding the market really well, understanding the consumer really well, understanding the vendors in terms of factories very well. But at the same time, the business that was created was into commodities, which is plywood more. When we entered in the market, we really wanted to add value to what they have done. And with this thing, I realized in the very beginning that our industry is nothing less than a fashion industry. जैसे कपड़े में, टेक्सटाइल में आप देखते हैं, every day there's something new coming up. Our industry is changing that rapidly, and you need to have huge amount of variety and huge amount of options for the consumer. At the same time, consumer has got another level of education. They are really aware. They ask questions. पहले what I've seen earlier, जब घर बनता था, and you know what our fathers used to explain, that इतना बात नहीं करते थे. इंटीरियर ने बोला ये लगाना है तो लगाना है. उनका जो दुकानदार है वो कह देता है कि this is the good product, go for it. These new generation people, our generation people, they ask questions, they do their R&D, the research. I think probably Ankit said very well that factory पहुंच जाते हैं, and they do it because they understand the pricing, they understand the competition, and they understand the channel as well. कि बीच में अगर कोई रहेगा तो definitely price उनको extra pay करना रहेगा. So looking at all those scenarios, we always felt it is good to connect with the consumer. Number one, wholesale is still our major focus, and it will be definitely because dealer has and always are supporting us in a very big manner, but we cannot ignore the consumer part, which is very well educated and podiums through India Mart or say Just Dial or through online marketing. They are directly coming to us. Ki sir, ye product hai and you're doing it. And the kind of range that we have, and we're still developing on it, is very crucial that, we need to connect with them. So that's the reason somewhere or the other, there is a shift that is being seen in the market.
so that the consumer doesn't shift to any other place. कि कंज्यूमर को क्या चाहिए और आपने वो सरफेस डेकोर प्रोडक्ट का चुनाव किया और ये बिजनेस में एंट्री लिए। एक सवाल और है जो हमारी ऑडियंस है सुन रही है, बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग सुन रहे हैं और ये सवाल का जवाब अंकित जी और रोहित जी दोनों दे सकते हैं। पिताजी पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, बोलते हैं कि जैसे मैंने सेट किया है ना उसी में काम चला लो। पुत्र कहते हैं कि भाई पैसा नहीं दोगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। तो ये टसल बहुत सारे परिवारों में, बहुत सारे नेक्स्ट जनरेशन के सामने आता है कि उनको अगर नेक्स्ट स्केल बढ़ाना है, फादर को कॉन्फिडेंस नहीं होता या उनको पैसे से ज़्यादा प्यार होता है, वो उन पर भरोसा नहीं करते कि ये पैसा ले जा करके कहीं गवा देगा। पुत्र कहता है कि जब तक कैपिटल नहीं मिलेगा ना, समय बदल गया पापा, कैपिटल चाहिए। अगर इस तरीके के सिनेरियो रहते हैं, अंकित जी आपको तो मिला कैपिटल, आप थोड़ा सा इस पे अपना फोकस डालिए। मतलब आप पूछ रहे हैं कि कैपिटल कितना इम्पोर्टेंट है? नहीं, पुत्र को उतना कैपिटल नहीं देते पिता और पुत्र को कैपिटल चाहिए होता है, तो एक टसल होता है वहाँ, लड़का बहुत ग्रो नहीं कर पाता, फ्री हैंड नहीं मिलता काम करने का। ओके, गॉट इट। तो उसके लिए आपका कोई सुझाव, क्योंकि आपको मिला हुआ है वो, अगर आपने सिद्ध किया हुआ है, बहुत सारे लोग सुनेंगे और अपने पिता को बताएंगे कि देखो एग्जाम्पल है ये। देखिए, मुझे तो खुला हाथ मिला। इनफैक्ट मैं मतलब वो हमेशा बोलते थे कि जो लगे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आगे के लिए ब्रांड बनाना है तो खर्च तो करना ही होगा। बट आई थिंक प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें या होलसेल की बात करें तो बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और बिना कैपिटल के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इट्स लाइक एक बिल्डिंग में जब नींव बनती है तो उसमें नीचे में फिलिंग करते हैं ना हम लोग, तो वो फिलिंग करते रहना होता है। वो बिल्डिंग का जब 5-6 तल्ला खड़ा होता है उसके बाद ही दिखना चालू होता है, वो नीचे की दिखती नहीं है, वो फिलिंग में चली जाती है। सो इट्स मोर लाइक दैट। रोहित जी आप आंसर कुछ करिए। मैं कई ऐसे यंग जनरेशन के लड़कों से मिलता हूँ, पर्सनली मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। लड़के को करना है, बोलता है कि मेरे को मैगजीन में ऐड देना है, मेरे को अच्छा ब्रोशर बनाना है, मेरे को फैक्ट्री में नई मशीन खरीदनी है। पिताजी बोलते हैं कि देखो ज़्यादा दिखाओगे तो डिपार्टमेंट वाले आ जाएंगे। तो इस तरह के चैलेंजेस होते हैं। रोहित जी। सर, मैं एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपसे। हाँ। पिताजी ने फंड्स दिए, अच्छे दिए, लेकिन एक दिन पिताजी को हाथ रोकना पड़ेगा कि मैं भी ग्रोथ करूं। अगर उन्होंने वो हाथ नहीं रोका तो जो डर है वो डर सच्चा भी हो सकता है। एक लेवल पे आके पिताजी का एक्सपीरियंस इस चीज़ को बोलता है कि यहाँ पे आके मुझे रोकना पड़ेगा, मैं फंड्स देता हूँ, मैं इनको इंडस्ट्री लगवा देता हूँ, या मैं इनको कोई भी एक रिटेलर होलसेलर में आ जाता है, एक होलसेलर मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है, या कोई भी रिटेलर नई शॉप खोलता है। एक लिमिट के बाद आपको अपना आउटसाइड फंड फ्लो रोकना पड़ेगा कि आप उस बिजनेस को उठाओ। नहीं, वो लिमिट क्या है वही तो बता दीजिए ना, वही तो जाल तो मेन वही है, लिमिट। सर वो तो पिताजी बताएंगे ना अच्छा। कि लिमिट क्या है, तो- लेकिन एक लिमिट तक फंड्स मिले, अच्छे मिले, लेकिन मेरे साथ भी हुआ कि लिमिट आफ्टर सम टाइम पिताजी ने कहा बेटा अब तुम्हें स्टैंड करना है, मैंने तुम्हें फैक्ट्री लगा दी, मैंने तुम्हें स्पेस दे दी, मैंने तुम्हें इंडिया दिखा दिया। हम लोग एक बैकग्राउंड से हैं जहाँ पे इंडिया में तुम कहीं पे भी बैठो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसको तुम कैसे एनकैश करते हो वो तुम करो। तो मैं उस चीज़ के लिए मोटिवेट भी करता हूँ कि हमारे एक अच्छे बैकग्राउंड और हमारे पास जो भी हमारे बैक फंडिंग्स हैं या पेरेंट्स हैं, फोर फादर्स हैं, जिनकी ब्लेसिंग्स और जिनकी वर्किंग से हम इंडिया में स्टैंड करें, उसको हम यूज करें, आपको encash करें। पिताजी का रोल नहीं बताना। आपसे सवाल है कि एज ए यंग जनरेशन आपको क्या करना है कि पिताजी पैसा दे दें, ये फार्मूला बताइए ना। सर आपको कोई ना कोई उनको आगे प्रेजेंट करना है, अपने आप को एक अच्छा, एक अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है, वर्किंग प्रेजेंट करनी है, स्कोप प्रेजेंट करना है उस बिजनेस का कि वो फंड्स रिलीज करें। और ऑब्वियसली आप हमारे ट्रेड में ही आज बहुत स्कोप है, नॉट जस्ट लैमिनेट्स, डेकोरेटिव एक बहुत बड़ी फील्ड हो गई है, वीनियर है, बहुत कुछ है। तो कोई सी भी एक प्रोडक्ट को लेके अगर आप अपनी एक अच्छी प्रेजेंटेशन दोगे तो मेरे हिसाब से पिताजी फंड्स रिलीज करेंगे। ग्रेट, यानी कि पिताजी को मोटिवेट करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन बना के देना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि हमने ये काम किया और ये प्रॉफिट होगा। हाँ, यही ना। हाँ। और ऐसा नहीं है कोई भी हमारे ट्रेड में, मतलब उस चीज़ का एक विजन भी है, हम किसी शोरूम पे जाके, किसी इंडस्ट्री पे जाके, किसी पे जाके उनको वो प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं कि इन्होंने यहाँ से यहाँ तक किया और ऐसे हुआ।
तो वाई नॉट अस? करेक्ट, सही है। शुभम जी, आपसे सवाल है। जैसे हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर टेकिंग टेक अवेज फ्रॉम इट, सो वी मस्ट आस्क वन क्वेश्चन टू आवरसेल्व्स इन दिस, जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन था कि मेनली आवर इंडस्ट्री इज अ फैमिली ओन्ड बिजनेस इंडस्ट्री, वेयर इज द स्टार्टअप, when are we having this culture where we'll ask the investor to put a money in our companies? So that is a biggest question that we have to ask ourselves, because when you look कि स्टार्टअप के अगर हम इंडस्ट्रीज देखें कि कहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं, सो हमारी इंडस्ट्री में इफ वी हैव गॉट एनी डेटा रिलेटेड टू इट, तो हमारी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द आउटर पार्टीज इज प्रिटी लेस. Mostly we talk only about the family owned business part of it. So this is one of the big question, and through Ply Reporter platform, I just want to tell this to everyone that we are missing this big part in this industry. So it is not only our father or our relative will fund us. Now we have to start the same asking with the investors as well. शुभम जी, आपसे अगला सवाल है। आपने प्रीफर किया था होलसेल। होलसेल के 5 चैलेंजेस और 5 एडवांटेज बता सकते हैं? जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड्स स्पोक, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर और रिटेलर, मतलब आजकल एक रिटेलर, वन कंज्यूमर इज सो मच लर्नड एंड अवेयर कि वो कैसे भी थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को टच कर लेता है. सो दिस इज अ बिग क्वेश्चन कि हमारा स्टैंड कहाँ पर है वहाँ पर इन सो केस. तो मैंने एक बेसिक ये पॉइंट रखा था कि फॉर द बिग ब्रांड्स वॉल्यूम्स आर मच मोर इम्पॉर्टेंट, so they will find out dealers in each and every area. So if we want to foray into the wholesale part of it, so we have to look upon that brand or that product which is new to the market. Uska ek acha khasa area le lo for to market that product and then do it. Then secondly, wholesale में क्या है कि we have got less number of products and the capital intensive थोड़ा structure है without that much ownership of the brand. So इसके अंदर wholesale क्या है, it got sandwiched between a retailer और इन मैन्युफैक्चरर. तो जैसे होलसेल के पास लेस नंबर ऑफ ब्रांड्स हैं, ओनरशिप ऑफ द ब्रांड्स बहुत कम है बिकॉज इट डिसाइड्स ऑन द पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर, एंड कस्टमर कनेक्ट भी बहुत कम है बिकॉज इट डिसाइड्स ऑन द पार्ट ऑफ द रिटेलर. बट हमें ये देखना पड़ेगा बिकॉज आर इंडस्ट्री इज मोर ऑफ अ रिलेशन बेस्ड इंडस्ट्री, सो वो फेथ मैन्युफैक्चरर का और एक डीलर का वो एक होलसेल पे रहेगा. देन ओनली देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ होलसेल्स ओनली इन इंडिया विच आर ग्रोइंग. So I guess these are couple of the points. आपने बताया कि एक्सक्लूसिविटी एक एरिया का मिलनी चाहिए, उसके बाद आपके पास कैपिटल होना चाहिए, ये है ना मेन. और तीसरा आपका रिलेशन जो है ये अच्छा होना चाहिए और आपका रीच जो है बेहतर होना चाहिए. एक होलसेलर के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है और ये इसका एडवांटेज आप बताइए. फ़ायदा क्या है होलसेल करने का? फ़ायदा क्या है होलसेल करने का? एक तो मतलब प्रोज एंड कॉन्स हाँ, दोनों ही है. एक तो प्रोज ये है, यू गेट टू लर्न बिटवीन द बोथ facets, both sides of the supply chain. So your understanding of the product is better. You can ask a particular manufacturer, you can select their designs. And secondly, your understanding of the market and customer is also good. So you can switch upon on the either side of the platform. So if you want to open a retail outlet next in a particular area, it would be easier for you. Or you want to import any product, or you want to go into the manufacturing. So यहाँ पे रह के आप स्विच कर सकते हो डिसाइड को. तो इसके लिए मतलब लर्निंग्स बहुत ज़्यादा है. दोनों आप पार्टनर्स को अच्छे तरीके से समझ के लर्न कर सकते हो. जैसे अंकित जी ने लर्न किया था. ग्रेट. अभिषेक जी, आपसे सवाल है. रिटेल आज के डेट में अपनी इंडस्ट्री, इसका नाम भी है हमारे फोरम का, इंडिया इंटीरियर रिटेलिंग. और इस इंडिया इंटीरियर रिटेलिंग में चूँकि हमारी इंडस्ट्री में ट्रेड में रिटेल के नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं और हमें पता है कि अगर रिटेलर हमारा ग्रो नहीं करेगा तो हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी. अब रिटेलर कैसे ग्रो करेगा? रिटेलर कहीं ना कहीं फंस न जाए, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि बहुत बढ़िया बड़ा शोरूम बना लो. कई सारे रिटेलर को मैं जानता हूं कि उन्होंने 4-5 शोरूम बनाया और 3 बंद भी कर दिया, 2 बंद भी कर दिया. अभिषेक जी, आपसे सवाल है, क्या रिटेल बेहतर करने के लिए शोरूम प्राइमरी नीड है या कन्वेंशनल तरीके से भी रिटेल किया जा सकता है? Today's time, selecting material for your house, इंटीरियर बनाना, पूरा घर कराना एक तरह का जर्नी हो चुका है. जैसे आप शादी प्लान करते हैं तो एक जर्नी है कि फ्रॉम एवरी
Similarly, it's become like a trend thing कि अच्छा शोरूम होना चाहिए, good experience, good mall, good area, अच्छी parking होनी चाहिए. So it's very much the new showroom culture and not the conventional. कोई it's very difficult कि आज किसी को laminate select करना है तो वो एक सिर्फ कैटलॉग के आधार पे कर लेगा या कोई अच्छे शोरूम पे बिना जाए. दे एवरीबडी नीड्स अ फुल शीट डिस्प्ले गैलरी. उनको प्रॉपर दे नीड दोज फैसिलिटीज, दे नीड वैराइटीज, ऑप्शन, एंड दैट कैन ओनली बी गिवन इन अ गुड साइजेबल वेल मैनेज्ड शोरूम ओनली. एंड दैट्स व्हाट दे वुड वांट टू गो. अच्छे से अच्छा कैटलॉग या अच्छे से अच्छा मटेरियल कन्वेंशनल दुकान पे रख दो, रिटेलर कभी उसका रेट ही नहीं ले पाएगा. Because he is sitting in that area which is very traditionally run, and he can't obviously say कि आज suppose उसकी खरीद 1200 रुपए की है, नहीं वो नहीं बोल सकता कि यार ये 2200 का मटेरियल है, वो उसको 1400-1500 में ही बेच पाएगा. But at the same time, if he has a very good showroom, he can sell it at very good price, and we all have experienced that. तो जो अच्छा दिखता है वही बिकता है. That's today's this thing. अभिषेक जी का कहना है कि अगर रिटेलर आप लोग सुन रहे हैं, अच्छा मार्जिन कमाना है तो शोरूम बनाओ, ये ना Yes, 100%. नट सेल में इनका ही है. अच्छा मार्जिन लेना है, शोरूम बनाओ. अगर कन्वेंशनल तरीके से लैमिनेट का सीट खड़ा करोगे तो 1500 का सीट होगा, तो आपको 1500 भाव नहीं देगा. लेकिन 1500 का सीट अगर शोरूम में लगेगा तो 2000 रुपये दे देगा. ये राइट पॉइंट है. तो अब इस पैनल पे जितने भी हमारे सर, हमारे सबसे एक्सपीरियंस 40 इयर्स डेकोरेटिव इंडस्ट्री का अनुभव है, आहूजा जी को, आइका लैमिनेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ये डायरेक्टर हैं इंडिया के. सर आप यंग जनरेशन को सुन रहे थे, आपने देखा है अपनी आंखों से बहुत सारे लोगों को यंग से बदलते हुए. एक 4 डिकेड्स का आपका एक एक्सपीरियंस है. ये सारे यंग लोग 5 साल 7 साल 8 साल का इनका एक्सपीरियंस है. इन्होंने जो अपना पक्ष रखा, आपको कंक्लूज करना है, क्या आप इसमें वैल्यूएट करेंगे और इनको क्या इन्होंने जो कहा वो कितना सत्य है? मैं आज यहाँ आप सबके बीच में पर्टिकुलरली यंगस्टर्स को बात सुन के बहुत अच्छा लगा कि कम समय में इतना एक्सपोजर और इतना एक्सपीरियंस आपने लिया. आपकी हर एक इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन के अंदर एक अपना अलग सा ही सोच जो बड़ी प्रैक्टिकल लगी. ये आज की जनरेशन में यही खासियत है, और ये खासियत यहीं तक लिमिट नहीं है. जितनी ग्रोथ हुई है इस लास्ट 10 सालों में लैमिनेट बिजनेस से, पहले मैं स्टार्ट करता हूं फिर काम प्लाईवुड पे आऊंगा. इंडिया इस वक्त वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैमिनेट्स. तकरीबन 2 करोड़ शीटें हर महीने बनती हैं. जिस कंपनी में मैं काम करता हूं आज की डेट में, मेरे को अंग्रेजों से स्टार्ट किया था फॉर्माइका कंपनी में. मैं वैसे खुद आईआईटी दिल्ली से पढ़ा हुआ इंजीनियर हूं. उस वक्त लैमिनेट बहुत नई चीज होती थी, मतलब कि जैसे कि कुछ खास चीज बन के आई है कहीं से, जो कि मतलब हर आदमी यूज भी नहीं करता था. पेंट पॉलिश वाला जमाना था. उसके बाद में बॉम्बे डाइंग में चले गई वो कंपनी अंग्रेजों से छोड़ के. बाद में मैं जापानीज को लेके आया हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा इंटरनेशनल भी काफी एक्सपोजर है. तो मैं कुछ तो इनकी बातों को पहले करूंगा, फिर मैं अपने थोड़ा सा आपको अपने इनपुट्स भी दूंगा कि क्या हो रहा है और कैसा हो रहा है. इस दौरान में बहुत कुछ चेंज आया है. चेंज तो वैसे भी एसेंस है. The only thing which is constant is change. Change is always good. एक टाइम था, एक शहर में हम लोग एक डीलर को बनाते थे. दूसरा डीलर आता तो बोलते हैं हमारा ब्रांड वहीं मिलेगा. अब जो रेंज क्या थी, 30 या 40 कलर प्लेन होते थे, एक हम छोटा सा उसका बना लेते थे प्राइम कलर, ठीक है ना. और प्राइम कलर होते थे, ऐसा नहीं कि ग्रे होंगे तो 4-5 ज्यादा थे, व्हाइट 2-3 थे, इस तरह के थे. येलो के, रेड के अगर 5 कलर मांगोगे तो नहीं थे, जरूरत नहीं थी. एक जैसे कहते हैं ना 4-3, आई हैव गिव यू अ चॉइस इधर व्हाइट और ब्लैक. दैट वाज इट. नाउ इट्स द कलर चॉइस, the specification market, everything is so widely available. The media is open. The question is, the market is to
is demanding more and more change. If you do that, you need to have a very good, constant, evolving change. How India has become such a big hub, not only in terms of quantity, quality also. मैं कई यूरोप में भी देखा है, कई ब्रांड्स जो यहाँ पे भी अवेलेबल है, दे आर अवेलेबल ऑल अक्रॉस एट लीस्ट minimum 50 to 70 countries, advanced countries. This is the growth. Now, as far as the role of manufacturer is concerned, the number of units in plywood and laminate have increased multiple times. हमारे टाइम में गिने चुने पहले 4-5 थे, 10-20, आज लैमिनेट के यूनिट मेरे ख्याल से 250 के करीब होंगे. राजीव विल बी बेटर ऑफ. ब्रांड तो मेरे ख्याल से 1000 होंगे, 800 होंगे, 700 होंगे. ब्रांड का कोई पता नहीं है. इसी तरीके से प्लाईवुड में भी ऐसा ही है. अब प्लाईवुड के अंदर तो ज़्यादातर क्या हो गया है कि अब मैन्युफैक्चरर्स बहुत ज़्यादा हो गए. किसी ज़माने में एक खास गर्जन और ये स्पीसीज ही प्लाईवुड में चलती थी, या टिम्बर भी उस वक्त कॉमन था. तो अब क्या होगा कि जब से पॉपुलर और सफ़ेदा आया है और जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गई है और प्लाईवुड यूनिट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए इसके अंदर अब होलसेल वाली बात नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि हर छोटा भी मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली पहुंच जाता है. और अगर थोड़ा बहुत है तो रिटेल वालों के का जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फीचर है, ही कैन नॉट रिमेन विद वन ब्रांड. रिटेलर के पास ये मजबूरी है कि उसको मल्टी ब्रांड होना पड़ेगा, भले वो लैमिनेट हो, भले वो प्लाईवुड हो, क्योंकि कस्टमर डिमांड करता है. कस्टमर क्या करता है, उसकी एक्सपोजर है, मीडिया से है, आर्किटेक्ट है, स्पेसिफायर है, कारपेंटर अपनी ही डिमांड अलग से करता है, ये अच्छा है, ये बुरा है. तो अगर रिटेलर के पास वो ब्रांड्स नहीं अवेलेबल होंगे तो रिटेल में तो ये चेंज है. एवरी प्रोसीड इन द डेप्थ ऑफ द कंट्री यू रिक्वायर सपोर्ट, बट wholesaler will be depending on you more and more because of the variety of, because he cannot keep that much of stocks and all that. That is going to be a change. But wholesalers will remain because the country is vast and the availability logistics support is required, because manufacturer cannot do the logistics across the country, even within a city also. आज अगर बॉम्बे में हम लोगों को इतनी डिफिकल्टी होती है कि किसी को माल किस वक्त पहुंचना है, उसको पहुंचाना वहां. दिल्ली इज ऑल्सो सेम. सो ऑल द चैनल्स आर गोइंग टू बी, और जब मार्केट एक्सपैंड हो रही है, एवरीबडी इज रिक्वायर्ड, रोल्स चेंज होते रहेंगे, डायनामिक्स है. तो आपको अपने ब्रांड को कैसे प्रमोट करना है, किस हिसाब से आप प्लेसमेंट कर रहे हो, उस हिसाब से आपको चैनल का चूज करना है. और शोरूम्स की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ेगी. टच एंड फील है. ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जब तक आदमी देखेगा नहीं, फील नहीं करेगा तब तक. अभी तक वो सोचता है कि मैं जब तक देख नहीं लेता, फील नहीं कर लेता, खरीदने से दोबारा सोचता है. थैंक यू अवजा जी. अवजा जी का एक बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है, और आप लोग थोड़ा ताली बजाइए. हमारे पैनलिस्ट यंग जनरेशन के पैनलिस्ट हैं और इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए हमें. और इस फोरम का मकसद ही था, आज के जितने यंग जनरेशन के फोरम्स थे उसका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि जो यंग जनरेशन जिन्होंने अपना समय, अपना पैशन सब कुछ दे करके इस इंडस्ट्री में अपने अपने एरिया में जो वर्क किया है, उनके एक्सपीरियंस को सुना जाए, और बाकी जो यंग जनरेशन आने वाले हैं वो लोग उनके कुछ भी टिप्स को अडॉप्ट कर लें और वो वैल्यू एडिशन कर ले तो अच्छा है. अगर कोई किसी को कोई सवाल है, क्वेश्चंस हैं. सर ने लास्ट में बताया कि होलसेलर की भी वैल्यू रहेगी. तब तक ये एस्टेब्लिश हो रहा था कि प्लाईवुड इंडस्ट्री में होलसेलर की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जा रही है, क्योंकि सप्लायर्स आर गोइंग डायरेक्टली टू रिटेलर्स. दैट वाज फैक्ट, दैट वाज एस्टेब्लिश्ड, राइट. और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट ये था, दूसरा फैक्ट ये डिसाइड हुआ कि मार्केट चेंज हो रहा है, तो न्यू थिंग्स आर कमिंग एवरी डे, तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा. आई माई सेल्फ एम अ होलसेलर ऑफ प्लाईवुड एंड लेमिनेट्स इन अहमदाबाद. तो माई क्वेश्चन, और शुभम जी ने ये बताया कि
आगे जाके उनको लग रहा है कि काफ़ी स्पेस है डेकोरेटिव में होलसेलिंग की। सो जब मैन्युफैक्चरर या इम्पोर्टर ही कैन डिसाइड कि भाई मुझे कौन सी प्रोडक्ट बनानी है या इंपोर्ट करनी है, और रिटेलर कैन डिसाइड क्योंकि ही इज़ नॉट इन्वेस्टेड मच इन द प्रोडक्ट. But as a wholesaler, my question is to you, Mr. Shubham. As you say, there is a space for decorative product in wholesaling. So, what do you suggest कि कौन सी products पे, क्योंकि हम as a wholesaler इतना frequently change नहीं हो सकते, change product नहीं कर सकते, because we are heavily invested. So, how do you recommend stocking or which product to select when you are talking about wholesaling of decorative products? एक बेसिक मिसकंसेप्शन एक स्टार्ट करूंगा उससे कि वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट इंडस्ट्री. जैसे सर भी होलसेल है, वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द कमोडिटी, जैसे प्लाईवुड है जो देख रहे हैं, प्लाईवुड लेमिनेट, और हमारी होगी सरफेस इंडस्ट्री. तो जैसे अगर एक क्वेश्चन आ रहा है कि होलसेल सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन यू टॉक अबाउट अ कमोडिटी देयर आर पर्टिकुलर आइटम्स, 5 आइटम्स, 11 mm, 18 mm, 22 mm, 25 mm. सो आज भी एक प्लाईवुड की वैल्यू जो 11 mm की है, इट्स गोइंग टू बी देयर इन द नेक्स्ट 1 year, 2 years और 5 years. बट यू टेक एनी फोल्डर ऑफ, सपोज आई से अ कैटेगरी लूवर्स, you open a folder of one brand, one volume, you will find 50 designs in a single folder. And stocking of those 50 designs in a, let's say, a good amount of number can't be done by a retailer. And a manufacturer would directly, if a manufacturer would give directly to a retailer, so retailer के पास इतना stock नहीं है कि वो एक folder का 50 designs का 20 piece रखे. That is close to 1,000 piece, if I'm not wrong. देन उसके पास ऐसे 20 फोल्डर्स है जो एवरीडे मार्केट में आ रहे हैं. सो दैट इज व्हाट आर यूएसपी इज. वी हैव टू हैव दैट स्टॉक, एंड देन सपोज देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 10 पीस बाय अ रिटेलर. अ मैन्युफैक्चरर वोंट बी एबल टू शिप फ्रॉम अहमदाबाद और फ्रॉम चेन्नई और फ्रॉम कोलकाता 20 पीस टू अ रिटेलर सिटिंग इन दिल्ली. दैट इज वेयर आर पार्ट. देन सेकेंडली यू टॉक अबाउट हाउ do we plan our stock. That is, we have to be in directly touch with the manufacturer. तो जो एक process flow होता है right from the market to us and then to the manufacturer, that has to be very fast. कि market में नए molds क्या आ रहे हैं, नए designs क्या आ रहे हैं, whether they are acceptable in the market or not. And then जो molds या जो designs नहीं चल रहे हैं उसको आप धीरे धीरे eliminate करिए from your stock. And then जो बाकी कंपेटिटर्स आपके मोल्ड लेके आ रहे हैं यार, जिनका कलर आपको अच्छा लग रहा है, जिनका डिजाइन अच्छा लग रहा है, उसका आप स्टॉकिंग अच्छे से कीजिए. सो द प्रोसेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी वेरी क्विक राइट फ्रॉम द रिटेलर टू यू एंड देन टू द मैन्युफैक्चरर्स, बिकॉज मैन्युफैक्चरर वुड बी इधर अ इंपोर्टर और मेकिंग अ प्रोडक्ट. तो उनके लिए एवरी मोल्ड इज द सेम, बट यू हैव टू गाइड हिम विच इज योर प्रेफरेंस. सो आई फील हमारा वैल्यू या हमारा प्रोसेस इंफॉर्मेशन या हमारा वैल्यू एडिशन इज द हाईएस्ट इन दिस इंडस्ट्री. शुभम जी का नट सेल में मैं एक लाइन में ब्रीफ कर दूं तो ये कह रहे हैं कि डेकोरेटिव में डिजाइन की बाढ़ है और बाढ़ को रोकने की क्षमता होलसेलर में ही है. यही है ना, रिटेलर नहीं रोक सकता, इसीलिए डेकोरेटिव में होलसेलर हमेशा अवेलेबल रहेगा. थैंक यू. आप सभी को इनको क्लैप करके इनका हौसला बढ़ाइए. बहुत ही वंडरफुल सेशन था.